हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशा क्लासेस। दिस इज़ वैशाली हियर। सो आज हम अपने 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इक्वली इंटरेस्टिंग। सो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आर यूनिट 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, बट इन सब वे इसको डिफ़िकल्ट ले लिया जाता है। वाई सो? क्योंकि इसके लिए हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत होती है, कुछ नॉलेज की ज़रूरत होती है जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। बिकॉज इन 12th आपका स्ट्रिक्टली सिलेबस है टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो दे डू नॉट कवर कि व्हाट इज़ रिलेशन, व्हाट इज़ फंक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये सब चीज़ें ये आप 11th में पढ़कर आए हैं, बट हम ऐसा नहीं मानेंगे। लेट्स से आप सब भूल गए हैं। सो रिवाइज करेंगे हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट जो आपको रिलेशन एंड फंक्शन से जानना ज़रूरी है। सो इससे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें स्टूडेंट, इसके वेटेज के बारे में जान लेते हैं। सो जो रिसेंटली सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, जो आपका यूनिट फर्स्ट है दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस, दैट कंटेन्स 2 चैप्टर। उसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक के, दैट इज चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एंड चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके आपका 8 मार्क्स का आएगा आपके सीबीएसई बोर्ड में। सो अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन का रफली एस्टिमेट लें, सो यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 4 मार्क्स फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शंस। बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। पूरे मैथमेटिक्स में इससे इजी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से ये चैप्टर सुनना है। हम हर एक टॉपिक को बहुत डीपली और डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब बात करते हैं अपने रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर की। तो पहले हम रिलेशंस पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी फंक्शंस। So this is your chapter relations and functions, chapter number 1 of your NCERT book. तो बिफोर हम रिलेशन स्टार्ट करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करें, मतलब हम 12th का सिलेबस स्टार्ट करें, पहले हम अपना 11th का सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो क्या होती थी कार्टेशियन प्रोडक्ट? अगर मैं आपको कहूँ, लेट्स से कोई भी एक ए सेट है दैट कंटेन 1 2 3 elements and there is another B set 4. ओके, हमने 2 सेट ले लिए हैं, एक सेट A एक सेट B। अब मुझे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A क्रॉस B। सो जो अब सेट बनेगा ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें हम क्या करते हैं, हम पहला जो नंबर है वो अपना A से लेंगे, दूसरा नंबर हम B से लेंगे। कैसे? लेट्स से कि अगर मुझे अपना पहला वो लिखना है कोऑर्डिनेट, तो मैं कैसे लिखूंगी? 1 4। कैसे आया? 1 हमने A से लिया, 4 हमने B से लिया। नेक्स्ट क्या होगा? 1 5, नेक्स्ट 1 6। उसके आगे क्या होगा? फिर हम A का सेकेंड टर्म लेंगे, मतलब वी हैव टू मैप एवरी एलिमेंट ऑफ A विद एवरी एलिमेंट ऑफ B। सो सिमिलरली हम ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सारा जो मैपिंग है वो करके लिख लिया है। मैंने आपको बहुत क्लियरली दिखाया, 3 रो में लिख के दिखाया है कि पहले मैंने अपने A के फर्स्ट एलिमेंट के साथ B के ऑल 3 एलिमेंट्स के साथ मैप किया है, दैट इज 1 4 1 5 1 6। फिर मैंने अपने A के सेकेंड एलिमेंट के दैट इज 2, उसके साथ B के सारे एलिमेंट मैप किया है। देन सिमिलरली विद 3, मैंने 3 को 4 से मैप किया है, 3 को 5 से मैप किया है, 3 को 6 से मैप किया है। तो इस फॉर्म में जब हम लिख देते हैं तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। सो हो गया रिवाइज। सेम सेट कोई भी हो, करना क्या है, A के एवरी एलिमेंट को B के एवरी एलिमेंट से आपको मैप करके कुछ इस तरह लिखना है जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। अब चलते हैं व्हाट इज रिलेशन। जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। सो यू कैन सी रिलेशंस। अब अगर रिलेशन की डेफिनेशन देखें स्टूडेंट, तो रीड कर लेते हैं एक बार। क्या है? अ रिलेशन बिटवीन 2 सेट
इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो अभी हमने पेयर बनाए, these are called ordered pair। जो 1 4 है, 1 5 है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज फिक्स कि जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी से होगा। सो ऑर्डर्ड पेयर दैट कंटेन वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच सेट। हर एक सेट में से वो एक ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। आगे पढ़े, इफ द ऑब्जेक्ट x इज फ्रॉम फर्स्ट सेट, अगर जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है x वो फर्स्ट सेट से है, एंड द ऑब्जेक्ट y इज फ्रॉम सेकेंड सेट, वो दूसरे सेट से है, देन द ऑब्जेक्ट आर सेट टू बी रिलेटेड। कब कहेंगे उन्हें कि वो रिलेटेड है? व्हेन ऑर्डर्ड पेयर होंगे इन द फॉर्म ऑफ x, y एंड इन पैरेंथेसिस। ये स्टैंडर्ड वे होता है रिलेशन को लिखने का। क्या कहना चाहते हैं ये? वही जो मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया कि जो पहला एलिमेंट है वो हमारे फर्स्ट सेट से होगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे सेकेंड सेट से होगा। वेरी मच क्लियर। अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी स्टूडेंट, अगर मैं रिलेशन के मीनिंग पे जाऊं, डिक्शनरी मीनिंग जो आप नॉर्मल इंग्लिश में रिलेशंस को जानते हैं वो क्या होता है? संबंध, मतलब रिश्ते। वही मैथ्स में भी है। सी, अगर मैं नॉर्मल आपके डेली लाइफ के रिलेशंस की बात करूं, यू कैन सी कि अगर हम एग्जांपल फर्स्ट देखें, दैट ए बी जो ए क्रॉस बी से है, इसके लिखने का मतलब क्या हुआ? अगर आपने ब्रैकेट में पहले ए बाद में बी लिखा है, मींस जो आपका स्मॉल ए है वो आपके कैपिटल ए सेट से बिलोंग करता है, और जो आपका स्मॉल बी है वो आपके कैपिटल बी सेट से बिलोंग करता है। लेट्स से इन्होंने एक रिलेशन डिफाइन किया है दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। सिंपल रिलेशन है, बट लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। सेम सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो उसमें इन्होंने कहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी। थर्ड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसने कहा है एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। ए और बी आपके सेट्स डिफाइन होंगे जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में ये कहा गया है। ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए ये तो बहुत डेली लाइफ एग्जांपल्स थे, बट इन मैथमेटिक्स क्या होता है उसमें भी रिलेशन होते हैं। कैसे? एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उनके बीच रिलेशन हो गया, एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उनमें रिलेशंस हो गए। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशंस। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब यहाँ से आपका 12th का पार्ट स्टार्ट होता है। स्टूडेंट बहुत केयरफुली देखना है, बहुत टफ नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत चाइल्डिश चीजें हैं जो मैं आपको बोलूंगी और आपको तुरंत समझ आ जाएंगे। पहला जो रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एम्प्टी रिलेशन। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी रिलेशन मीन्स नल रिलेशन, वॉइड, जीरो, कुछ भी नहीं है। आपके जो रिलेशन का सेट आया है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम डेफिनेशन को रीड करें, व्हाट इज द डेफिनेशन? कि अ रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। कब कहलाता है एक एम्प्टी रिलेशन एक रिलेशन? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं स्टूडेंट। ओके, ये कह रहा है कि लेट्स से ए एक सेट है, लिख लेते हैं ए कोई भी सेट है, उसके अंदर इमेजिन कर लेते हैं लेट्स से 1 2 3 4 एलिमेंट्स। अगर मैं ए को ए से ही रिलेट करूं, मींस अगर मैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं ए क्रॉस ए, ये बहुत इजी हो जाएगा। क्या करना है? ए को ए से, अब हम दोबारा भी लिख लेते हैं ए,
सो स्टूडेंट, हमने ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ली है ए के साथ, मतलब विद द सेम सेट। तो क्या है हमारे पास, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1 1 1 2 1 3 1 4, देन 2 1 2 2 2 3 2 4, देन इन द नेक्स्ट लाइन 3 1 3 2 3 3 3 4, देन 4 1 4 2 4 3 4 4। सो इस तरीके से मैंने इनको वर्टिकली लिखा है, जिससे आपको क्लियर हो कि पहले हमने 1 की जो जिसकी मैपिंग की है वो अपने ए के एवरी एलिमेंट के साथ की है, देन हमने 2 की मैपिंग की है। दिस इज द वे। अब अगर मैं आपको एम्प्टी सेट बताऊं क्या होता है, सो अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं स्टूडेंट, दैट इज ओके। सो मैंने एक रिलेशन लिखा है दैट R इज इक्वल्स टू, अब इस जो रिलेशन मैंने लिखा है इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हाउ टू राइट अ रिलेशन। इन्होंने लिखा है AB, मतलब ऐसे करके कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर, व्हेन B इज इक्वल्स टू A प्लस 10। मैंने ये डिफाइन कर दिया है, जो आपका B है वो A प्लस 10 होना चाहिए। अब ये जो मैंने सिंबल बनाया है, ये स्टूडेंट किसका सिंबल है, उल्टा ए, जिसे आप देख पा रहे होंगे। दिस इज फॉर ऑल, मतलब कोई भी वैल्यू हो आपकी ए की या बी की, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे रिलेशन के अंदर लाई करेगा। फॉर ऑल ए, अब ये जो ई छोटा ई दिख रहा है आपको, ये छोटा ई नहीं है, दैट इज बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब जो आपका ए एलिमेंट है वो आपके ए सेट से ही होना चाहिए, कहीं बाहर से नहीं हो सकता। सिमिलरली जो आपका बी एलिमेंट है वो भी आपके ए सेट से ही होना चाहिए। सो वी आर मैपिंग ऑफ सेट ए टू सेट ए। अगर मैं इस रिलेशन का रिजल्ट जानूं, सो यू कैन लुक एट ऑल दीज ऑर्डर्ड पेयर। क्या इसमें एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 है? लेट चेक कर लेते हैं। अगर मैं अपना पहला वाला लूं तो ए हमारा 1 है, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हमारा क्या होना चाहिए, 11 है, नहीं है। सो यू कैन ऑब्जर्व कि इसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। सो दीज टाइप ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड नल रिलेशंस, मतलब एम्प्टी रिलेशंस। ओके स्टूडेंट, सो अगर आप ये देखें अब, दैट इज R इज इक्वल्स टू 5, वॉइड, खाली रिलेशन आया है, 0, कुछ नहीं है उसके अंदर। सो दैट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। सो ये था हमारा एम्प्टी रिलेशन, मतलब नल। आई होप कि आपको समझ आया होगा जितना मैंने अभी तक बताया है। एक रिलेशन ऐसा डिफाइन कर दीजिए जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना बचे, सब एलिमिनेट हो जाएं। सो दिस इज एम्प्टी रिलेशन। अब अगर हम आगे चले, टॉकिंग अबाउट आवर सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज यूनिवर्सल। सी स्टूडेंट, जो अभी एम्प्टी पढ़ा है और जो यूनिवर्सल पढ़ने वाले हैं, दे आर एक्सट्रीमली अपोजिट। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। उसके अंदर जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद सेट आया था, उसका एक भी एलिमेंट लाई नहीं करता था हमारे जो आंसर चाहिए उसके अंदर। बट इन यूनिवर्सल रिलेशन आपका एवरी एलिमेंट विल लाई इन योर रिजल्ट। चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अ रिलेशन आर इज अ सेट is called universal relation if each element of A is related to every element of A, मतलब हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे लिखेंगे इसको, R इज इक्वल्स टू A क्रॉस A, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद सेट आएगा वो पूरा का पूरा हमारा रिजल्ट है। इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि अगेन हमारे पास एक ए सेट है, दैट इज 1 2 3, और तो हमें इसकी मैपिंग किसके साथ करनी है, अनदर ए सेट के साथ ही। तो सेट सेम रहेगा, दैट इज 1 2 3। नाउ अगर हम ए क्रॉस ए लिख ले तो क्या आएगा हमारे पास,
सो जब आपकी स्क्रीन पे शो हुआ है दैट इज A क्रॉस A, मतलब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ली है ऑफ आर सेट A विद अनदर सेट A। सो उसके बाद हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो किस फॉर्म में है स्टूडेंट? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब अगर मैं आपको यूनिवर्सल रिलेशन एक्सप्लेन करूं तो मैं एक सेट डिफाइन करती हूं। लुक एट दिस वेरी केयरफुली कि मैंने क्या सेट डिफाइन किया है। लेट्स से R मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है जहां मैंने कहा है दैट B माइनस A का जो मॉड्यूलस रिजल्ट है दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। तो इस रिलेशन को आप अपने इस क्वेश्चन में अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनसे रिलेट करें तो अगर मैं फर्स्ट लूँ दैट 1 माइनस 1 का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा? 0। दैट इज ट्रू, यही हमें चाहिए था। अगर मैं रेंडमली कोई और उठाऊं दैट इज 2 3 ले लेते हैं। सो 2 माइनस 3 का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ माइनस 1 that is 1, that is also greater than 0। so you can see के हर एक ऑर्डर पेयर हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा जो रिजल्ट आएगा that would be the होल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A, जो कि हमने अपने डेफिनेशन में भी लिखा है। सो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? जो पूरे के पूरे सारे ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करे हमारे रिलेशन को। इनफैक्ट यही क्वेश्चन नहीं, जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, आप कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन लेंगे, कितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, सबके लिए ये रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यहां तक हमने बात की दो तरह के रिलेशन की, एक एम्प्टी रिलेशन एंड सेकंड वन इज यूनिवर्सल। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब एक और चीज, जो छोटी सी चीज है जो आप जान सकते हैं, दैट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये आपने पढ़ा हुआ है। एंड फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फाई 0 तो सबके अंदर है ही ना, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का भी वो सबसेट है और फाई सारे ही सेट का सबसेट है। एक और पॉइंट है, जो आपका एम्प्टी रिलेशन है और जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है, उनको ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल रिलेशंस बोला जाता है। क्या मतलब होता है ट्राइवियल का? दैट इज जो वर्दी नहीं है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। सो आप देख सकते हैं कि जो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है उससे हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है, इसलिए इन्हें ट्राइवियल सॉल्यूशंस कहा गया है। अब स्टूडेंट, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिलेटेड, जिस सेट से आपका क्वेश्चन आएगा, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने के लिए उससे पहले हमें 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक एंड नंबर 3 ट्रांजिटिव। अगर आपने इन 3 रिलेशंस पे कमांड कर ली, सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपके रिलेशन के अंदर जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो टू स्टडी इक्विवेलेंस रिलेशन, we first consider 3 types of relation, that is reflexive, symmetric and transitive। so student, रिलेशन को लिखने का 2 तरीके होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि अगर हमें रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है तो एक तरीका होता है, हम लिखते हैं AB belongs to R, means A is related to B, A is related to B। सेकेंड तरीका होता है स्मॉल a कैपिटल R स्मॉल b, इसका मतलब होता है A is related to B। हम आगे जितने भी पढ़ेंगे, आई एम गोइंग टू यूज माई सेकेंड वे, जो है आपका डिनोशन का प्योर मैथमेटिकल वे है, A-R-B। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्टूडेंट, आप क्या समझते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ड से? जो इमेज होती है, मिरर इमेज होती है, जो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं और अपने आप को ही दिखाती हैं, ये मतलब होता है रिफ्लेक्सिव का। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन। अ रिलेशन R on a non-empty set A is said to be reflexive relation। कब कहा जाएगा? जब for all A belongs to R, A R A हो, मतलब A is related to itself। अब
तक ये डेफिनेशन थी। अब मैं अगर आपको इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं सो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स से एक सेट है A दैट कंटेन्स 1 2 3। ओके स्टूडेंट, अब अगर मैं कहूं कि एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, उसके अंदर जो सबसेट आ रहे हैं वो हैं 1 1 2 2 3 3। सो जो अब रिलेशन डिस्प्ले हो रहा है दैट इज 1 1 2 2 3 3, मतलब जो सेट था वो A था, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3। तो अगर उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है तो दैट मस्ट कंटेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर बनाए। ईच एंड एवरी एलिमेंट मींस 1 था तो 1 1 आ गया, 2 था तो 2 2 आ गया, 3 था तो 3 3 आ गया। अगर ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तभी हम उसको एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आपका R है जिसके अंदर प्रेजेंट है चीजें कुछ इस तरह से 1 1 2 1 3 3। क्या अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? सो आपको हाँ नहीं बोलना है, जस्ट आप 1 1 एंड 3 3 को देख के यस नहीं बोल सकते। आपके जो क्वेश्चन था उसमें 2 भी अवेलेबल था तो आपके पास 2 2 भी होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इस टाइप के रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। अगर हम अनदर एग्जांपल देखें, लेट्स से R इज इक्वल्स टू क्या ये जो थर्ड वाला हमने लिखा ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस और नो? लुक एट इट वेरी केयरफुली। अगर मेरे पास एक सेट A है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स थे तो मेरे पास क्या नेसेसरी कंडीशन है कि मेरे पास 1 1 होना चाहिए, मेरे रिजल्टेंट सेट में 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। सो लेट्स चेक है, यस 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो ये एक डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बाकी एलिमेंट्स और ऑर्डर्ड पेयर भी हैं बट उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात है, नहीं है वी डोंट केयर। A relation to be reflexive आपके पास A होना चाहिए। जो आपके पास A है that belongs to set R। यहाँ पे इन्होंने R लिया है, हमने एग्जाम्पल में सेट A लिया है, तो A में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की मैपिंग अपने साथ होनी चाहिए, तभी वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। अब अगर आप मेरे सेकंड एग्जाम्पल को देखें, दिस वन, सी स्टूडेंट, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक और रिलेशन होता है दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। उस रिलेशन की क्या कंडीशन होती है? उसके अंदर होता है दैट जो आपके एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी मैप विद इटसेल्फ। सिर्फ इतनी, ये नहीं कि सारे एलिमेंट्स मैप हों। अब अगर आप सेकेंड वाले एग्जांपल को देखें तो उसमें 1 1 है, 3 3 है। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है बिकॉज 2 2 इज एब्सेंट, बट वी कैन से कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि 1 1 के साथ मैप कर रहा है, 3 3 के साथ मैप कर रहा है। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आपके सेट के अंदर अवेलेबल हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस सिमेट्रिक रिलेशन. So let's start with the symmetric relation. So according to the definition, a relation R on a non-empty set A, जो आपका set given है वो non-empty होना चाहिए, is said to be symmetric relation if कब? For all AB belongs to R, अगर A R B है means A is related to B, so there must be an another order pair जिसमें B is related to A हो। अब ये क्या कहना चाहते हैं? ये तो थी मैथमेटिकल डेफिनेशन। हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। दैट इज, लेट्स से कोई भी एक रिलेशन है R एंड दैट कंटेन सम एलिमेंट्स। पहले हम A डिफाइन कर लेते हैं, सेम 1 2 3।
सो ये रिलेशन जो डिस्प्ले हुआ है इसको ध्यान से देखिए। पहले हम अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिवाइज करते हैं। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है जो मैंने एग्जांपल नंबर 1 दिया है? इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ये 3 ही एलिमेंट्स थे जो मेरे सेट के अंदर थे। सो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर A रिलेटेड टू B है सो देयर मस्ट बी प्रेजेंट के B रिलेटेड टू A होना चाहिए। जस्ट लुक एट योर एग्जाम्पल। ये कहना चाह रहे हैं अगर 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, है राइट। अगर 1 2 है मतलब A रिलेटेड टू B है तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट है? यस। आगे देखते हैं कि 2 2 है तो अगर आप 2 2 को उल्टा करेंगे तो वो भी 2 2 आएगा, सो वो भी प्रेजेंट है। सेम विथ 3 3, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका इनवर्स भी प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट दीज काइंड ऑफ रिलेशन आर ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब सिमेट्रिक देखने की एक और टेक्निक होती है। क्या? अगर आप R इनवर्स निकाल लें, R इनवर्स क्या होता है? मतलब A और B को इंटरचेंज करना है। जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो आपके दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको इंटरचेंज करना है। लिखते हैं 1 1 तो 1 1 ही रहेगा। 2 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 1 लिख लेते हैं। 2 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 2। 2 2 का 2 2 ही रहेगा एंड 3 3 का भी 3 3 ही रहेगा इनवर्स करके। सो व्हाट इज द कंडीशन कि अगर R आपका इक्वल आ रहा है R इनवर्स के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन योर रिलेशन इज डेफिनेटली अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आई होप कि सिमेट्रिक रिलेशन की पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी। क्या बताया मैंने? सिंपल है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए आपके क्वेश्चन के अंदर। सो अगर इस तरीके से आपके ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है तो उन जो रिलेशंस हैं उनको हमने सिमेट्रिक रिलेशंस बोला है। अब तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर थर्ड टाइप एंड लास्ट रिलेशन, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन R on a non-empty set A is said to be transitive। कब कहेंगे हम एक रिलेशन को ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स? लेट्स से कि आपका कोई भी ABC बिलोंग करता है एक रिलेशन R से, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? कि अगर आपका A रिलेटेड टू B प्रेजेंट है, B रिलेटेड टू C प्रेजेंट है, तो देयर मस्ट बी अ रिलेशन जो A रिलेटेड टू C होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं हम इसको। दैट इज, लेट्स से अगेन हम A को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास है 1 2 3 करके एक सेट है। सो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लू R, ओके स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जांपल नंबर 1 देखें, मैंने एक रिलेशन R डिफाइन किया है जिसके अंदर 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं, दैट इज 2 1 1 3 एंड 3 2 3। सो क्या होता है एक ट्रांजिटिव रिलेशन? सो अगर आप ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर A रिलेटेड टू B प्रेजेंट है, लेट्स से 2 1 प्रेजेंट है, फिर जो आपका लास्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है जो उसके साथ कोई दूसरा ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 1 3। मतलब अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो 2 आपका A हो गया एंड 1 आपका B हो गया एंड 3 आपका C हो गया। मीन्स A is related to B, B is related to C, so there must be a third ordered pair in which A is related to C। मतलब 2 3 एक ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपके ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, दैट मीन्स द रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
ओके अब अगर इस सेम क्वेश्चन को आप देखें, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि ना तो 1 1 प्रेजेंट है, ना 2 2 प्रेजेंट है, ना ही 3 3 प्रेजेंट है। अब सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 2 1 प्रेजेंट है पर 1 2 प्रेजेंट नहीं है, सो डेफिनेटली इट इज नॉट सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। सो हमने अभी तक तीनों तरह के रिलेशन पढ़े, उनके एग्जांपल्स देखे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम एक स्टूडेंट एक क्विज करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि हमें जो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है उसमें और क्लियरिटी आएगी। लेट्स सी कि मैंने एक ए सेट लिया है दैट इज डिफाइंड 1 2 3। अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ जिससे कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। ए कंटेन एनीथिंग, कुछ भी हो, हमें ए क्रॉस ए निकालना है, तो हमने ए क्रॉस ए निकाला, वो क्या होगा 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3। इस तरीके से है। नाउ लुक एट दिस टेबल। अब मैंने कुछ रिलेशंस डिफाइन कर दे गए हैं। वी हैव टेकन 6 डिफरेंट एग्जांपल्स। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन अबव। सो देखते हैं मेरा जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर उसको मैं ध्यान से देखूं तो 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस। कैसे? मेरे ए के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट्स थे, तो इसके अंदर 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है, तो ये डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता था कि अगर ए आर बी प्रेजेंट है तो बी आर ए प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो हम हर ऑर्डर पेयर को एनालाइज करेंगे एंड चेक करेंगे। तो सबसे पहले 1 1 है, तो यस 1 1 अगर है तो उल्टा भी 1 1 ही होगा एंड दैट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट देखें तो 1 2 है, तो क्या 2 1 है? यस 2 1 भी है, सो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। देन 2 2 है, एग्जैक्टली 2 2 है तो 2 2 इनवर्स मतलब 2 2 अवेलेबल है। देन 3 3 है, सो हमारा ये क्या हो गया स्टूडेंट? दिस इज डेफिनेटली सिमेट्रिक। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं उनके इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन की, क्या ये ट्रांजिटिव है? लेट्स चेक। आपका 1 1 प्रेजेंट है, ओके, एंड 1 2 है, मतलब ए बी अगर मैं 1 1 को ले लूं, सो क्या आपका 1 2 प्रेजेंट है? यस है, ये रहा। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि 1 2 है, 2 1 है, तो क्या 1 1 प्रेजेंट है? यस है। देन अगर 2 1 और तो कोई ऑर्डर पेयर बचता नहीं है, सो ये ट्रांजिटिव भी है। और कोई कैसे नहीं बचता? किसी बच्चों ए बी प्रेजेंट है, अगर बी सी ही प्रेजेंट नहीं है तो आप ए सी तो निकाल ही नहीं सकते। सो अगर ए बी और बी सी प्रेजेंट है, उस कंडीशन में आपका ए सी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। अब मैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल को देखती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, मींस इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 तीनों प्रेजेंट हैं। देख लेते हैं, 1 1 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट है, बट 2 2 प्रेजेंट नहीं है। सो ये डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट? अगर होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या होता है? 1 1 है तो उसका उल्टा होना जरूरी है। 1 1 यस प्रेजेंट है। देन 3 2 है तो क्या 2 3 प्रेजेंट है? यस है। देन 3 3 है तो क्या 3 3 प्रेजेंट है? यस, यही वाला सेट 3 3 और इसका इनवर्स 3 3 दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज डेफिनेटली सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 1 1 है तो कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर 1 से स्टार्ट नहीं होता, तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। देन 3 2 है, 2 से क्या कोई दूसरा ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है? यस, कौन सा? ये 2 3। सो वी कैन से कि अगर 2 3 है और 3 2 है तो हमारे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए? 3 3। क्या अवेलेबल है? यस, अवेलेबल है। सो ये ट्रांजिटिव है। अब अगर हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करें कि मेरे पास 2 3 अवेलेबल है, देन 3 3 अवेलेबल है, क्या 2 3 सेट अवेलेबल है? नहीं है, तो यहां पे कंडीशन रॉन्ग हो जाती है एंड दिस इज नॉट ट्रांजिटिव।
सो ये जो हमारा एग्जाम्पल 2 था वो सिर्फ सिमेट्रिक था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। सो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव है? डेफिनेटली नॉट, ना तो 1 1 अवेलेबल है ना 2 2 अवेलेबल है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक, हमारे पास 1 2 अवेलेबल है, तो क्या 2 1 अवेलेबल है? यस। 3 3 अवेलेबल है, तो क्या इसका इन्वर्स 3 3 अवेलेबल है? डेफिनेटली यस। तो ये सिमेट्रिक है, राइट। ओके, नाउ चेक कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। सो स्टूडेंट, इसमें 1 2 अवेलेबल है, 2 1 अवेलेबल है, मीन्स 1 1 भी अवेलेबल होना चाहिए। क्या अवेलेबल है? नो। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर एग्जाम्पल नंबर 4। अगर मैं उसे ध्यान से देखूं, उसका रिफ्लेक्सिव चेक करूं, तो मेरे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3। क्या अवेलेबल है? यस। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। इसकी सिमेट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। 1 1 अवेलेबल है, तो क्या 1 1 अवेलेबल है? यस। 1 3 अवेलेबल है, क्यों? क्या 3 1 अवेलेबल है? यस। जो जितने भी ये होते हैं, मतलब ARA होता है, लाइक 2 2 3 3, तो ये सब सिमेट्रिक के अंदर आ जाता है, क्योंकि 2 2 का उल्टा भी 2 2 ही रहेगा। सो यस, इट इज डेफिनेटली अ सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप कि आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होते हैं। अब हम अपना 5th एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। सो 1 1 अवेलेबल है, 2 2 अवेलेबल है, 3 3 भी अवेलेबल है, सो वी कैन से दैट दिस इज डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव। अगर मैं अपने नेक्स्ट की बात करूं, दैट 1 1 अवेलेबल है, तो 1 1 भी अवेलेबल है। 2 1 है, क्या 1 2 अवेलेबल है? नो। सो यहीं पे हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव, कि 1 1 अवेलेबल है, क्या ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है? नो। दूसरी चीज चेक करते हैं, 2 1 अवेलेबल है, तो ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट हो रहा है जो 1 से स्टार्ट हो? यस, दिस वन। तो 2 1 अवेलेबल है, 1 1 अवेलेबल है, तो 2 1 अवेलेबल है? यस, ये रहा 2 1। सो दिस इज। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कि 2 2 अवेलेबल है, 2 1 अवेलेबल है, क्या 2 1 अवेलेबल है? यस। तो दिस इज डेफिनेटली अ ट्रांजिटिव रिलेशन। 3 3 हमने क्यों चेक नहीं किया? क्योंकि 3 3 तो अवेलेबल है, मीन्स ARB तो अवेलेबल है, बट BRC अवेलेबल नहीं है। तो अगर BRC ही अवेलेबल नहीं है तो हम ARC को चेक नहीं कर सकते। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट एग्जाम्पल। अगर अभी भी कोई कॉन्सेप्ट आपका ढीला रह गया है तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। दैट इज, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अब हम डायरेक्ट लिखेंगे देख के, नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने तीनों पे क्रॉस क्यों लगाया है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो 2 2 अवेलेबल है और ना ही 3 3 अवेलेबल है। सेम सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 2 1 तो अवेलेबल है, बट 1 2 इज नॉट अवेलेबल इन आवर सेट, तो सिमेट्रिक भी डेफिनेटली नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें तो 3 1 अवेलेबल है, वो 3 2 अवेलेबल है, 2 1 अवेलेबल है, बट ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके अंदर 3 1 हो। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ये तो थी तीनों रिलेशन को एक्सप्लेन करने की बात। अब जितनी भी नॉलेज अब तक हमने सीखी है, आई होप कि आपको रिलेशन का हर एस्पेक्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है स्टूडेंट, सो प्लीज़ लेट अस नो। हमारा ऐप है, आशाएं का ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए एंड कॉन्टैक्ट विद द आशाएं टीम। अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी लाइन या किसी भी टॉपिक में, सो वी आर देयर टू क्लियर इट फॉर यू। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट L बी अ सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। ओके, एक सिंपल L सेट ले लिया गया है जिसके अंदर सारी लाइन्स अवेलेबल हैं जो एक प्लेन के अंदर ड्रॉ हो सकती हैं। एंड R बी अ रिलेशन इन L डिफाइंड एज, अब आपको एक R रिलेशन डिफाइन किया गया है, दैट इज कि जो L1
L2 है, सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होना चाहिए। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। सो चेक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चेक करना होता है? टू चेक कि ARA है या नहीं। सो लेट्स से कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 मतलब हमें क्या चेक करना है कि L1 L1 के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? इट इज रॉन्ग। क्या कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर हो सकती है? नो। सो आपका L1 R L1 is not related, that is L1 is not related to L1, so this relation is not reflexive. ओके, ये हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया। अब हम अपना सेकंड चेक करते हैं, दैट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं? वी हैव टू चेक कि अगर A R B प्रेजेंट है, सो दैट इम्प्लाइज B R A। ओके, ये कंडीशन हम चेक करते हैं अपने सिमेट्रिक के अंदर। तो ये कहना चाह रहा है कि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी? ड्रॉ करके देख लेते हैं। ऐसी होती है परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होता है परपेंडिकुलर का मतलब? जो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएं, वो परपेंडिकुलर होती है। सो यस, हम कह सकते हैं कि अगर लेट्स से दिस इज L1 एंड दिस इज L2, कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। मीन्स दिस इम्प्लाइज के L2 इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है टू L1। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि L1 R L2 इम्प्लाइज कर रहा है L2 R L1, सो वी कैन से दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, यही प्रूफ करने के लिए बोला था कि ये शो करना है कि R सिमेट्रिक तो है। तो सिमेट्रिक तो हमने प्रूफ कर दिया कि है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो आपका वो आया भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। सो थर्ड रिलेशन चेक करेंगे, दैट इज ट्रांजिटिव। सो इसमें हमें क्या चेक करना होता है कि अगर A R B रिलेटेड हैं एंड B R C रिलेटेड है, सो दैट मस्ट इम्प्लाइज कि A R C भी रिलेटेड हो। चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। हम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ मैं आपको क्या कहना अभी तक हमने क्या लिखा है। लेट्स से दिस इज L1, कि भाई L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, राइट है। और लेट्स से दिस इज L2, और जो L3 है, लेट्स से ये लाइन L3 मान लीजिए कि L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है, यस है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ARC होगा, क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर, इवन दे आर पैरेलल, मुझे पैरेलल दिख रही हैं। सो दैट डू नॉट इम्प्लाइज के L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, मतलब L1 is not perpendicular to L3. So we can see के L1 relation L2 था, L2 R L3 था, but it not implies कि L1 R L3 है. So the relation is not transitive. ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं. बहुत स्लोली आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
दैट इज आ क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं अपने क्वेश्चन 2 को रीड करूं तो क्या है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर ऑफ अ सेट ए दैट x बिलोंग्स टू z 0 to 12 लाई कर रहे हैं, गिवन बाय, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि r इज इक्वल्स टू ए बी, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है दैट r a इज इक्वल्स टू b एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से, दैट इज r इज इक्वल्स टू ये कहां से कहां तक वेरी होंगे, जो हमारी ए बी की वैल्यू है फ्रॉम 0 to 12, ना तो 13 हमारे सेट में हो सकता है, ना -1 -2, ये सब एलिमेंट्स आपके सेट में हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या चेक करते हैं, ए आर ए मीन्स ए माइनस ए। अब अगर ए आर बी होता तो मतलब ए और बी के बीच में रिलेशन है, अब हमें ए आर ए चेक करना होता है फॉर रिफ्लेक्सिव। तो ए आर ए आपका क्या आ जाएगा, ए आर ए आ जाएगा ए माइनस ए दैट इज मॉड्यूलस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो क्या 0 मल्टीपल होता है 4 का, यस। तो वी कैन से इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो वी कैन से दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि कैसे, लेट्स से कि आपके इस सेट में ये तो तय है कि 0 0 1 1 2 2 3 3 ये सब अवेलेबल होंगे। कैसे, लेट्स से कि मैं 2 और 2 ले रही हूं, सो आई कैन से 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही आपके 3 3 अवेलेबल होगा आपके सेट के अंदर, तो 3 माइनस 3 0 दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। लेट्स से 12 12 ले लूं तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0 दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने रिफ्लेक्सिव तो प्रूव कर दिया। अब हम किसके लिए जाएंगे, फॉर आवर सेकेंड रिलेशन सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना होता है स्टूडेंट, दैट इफ ए आर बी प्रेजेंट है सो दैट मस्ट इम्प्लाइज के बी आर ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं लिख लेती हूं ए माइनस बी मेरे पास प्रेजेंट है। तो क्या मैं इसे रीराइट कर सकती हूं इस तरह की, माइनस कॉमन लेके बी माइनस ए, यहाँ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, ए आर बी लिया था, दैट इज मॉड्यूलस ए माइनस बी। तो मैंने इसका ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाल लिया, सो आई कैन से कि मॉड्यूलस के बाहर जब कोई चीज़ आएगी सो वो माइनस को ओवरकम कर देती है। सो वी कैन से बी माइनस ए मेरे पास आ गया, दैट मीन्स बी रिलेटेड टू ए है। अगर ए रिलेटेड टू बी, ए माइनस बी था तो बी रिलेटेड टू ए, बी माइनस ए होता है। सो वी कैन से कि ये दोनों आ रहे हैं कि इंप्लाइज कर रहा है अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी डेफिनेटली रिलेटेड टू ए होगा। सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। सो अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो उसमें हम क्या कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ए आर बी है, बी आर सी बी है, सो दैट शुड इम्प्लाइज के ए आर सी बी हो। सो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन कि अगर ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है एंड बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो ए माइनस सी शुड ऑल्सो बी द मल्टीपल ऑफ 4। तो चेक कर लेते हैं, लेट्स से इफ ए माइनस बी का मॉड्यूलस इज मल्टीपल ऑफ 4 and b minus c का मॉड्यूलस is also the multiple of 4। अगर इस तरीके से दो डॉट पेयर आपके पास अवेलेबल हैं, सो क्या a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। चेक कर लेते हैं कैसे, लेट्स ऐड देम, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू के ए माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव।
अब ये जो रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों हैं। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक भी रिलेशन रॉन्ग आ जाता, इधर कि वो सिमेट्रिक नहीं हो पाता या ट्रांजिटिव नहीं हो पाता, तो वो फिर एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं बन पाता। बट इन दिस एग्जाम्पल वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से प्रूव करने हैं। अब ये तो मैंने एक पूरा मैथमेटिकल डेफिनेशंस को लेके प्रूव किया है। अगर आप इसी क्वेश्चन को करें, क्या करें, पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, सारे ऑर्डर्ड पेयर जो आपके मल्टीपल ऑफ 4 दे रहे हैं। जैसे क्या क्या होंगे मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, आप अगर चाहें तो राइट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे मैथमेटिकली चेक कीजिए क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या उसमें 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 सब कुछ अवेलेबल है अप टू 12 12। फिर ऐसे ही सिमेट्रिक चेक कीजिए, ऐसे ही ट्रांजिटिव चेक कीजिए। सो आई मे स्टार्ट, यू कैन राइट जैसे कि किस तरह के से ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर अवेलेबल होंगे। 0 0, देन 0 4, 0 8, 0 12, देन 1 1, वाई 1 5, क्यों? क्योंकि 1 और 5 को अगर आप माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 4 आएगा एंड 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सिमिलरली 1 9, देन 2 2, 2 6, 2 10, इस तरीके 2 के साथ 10 कैसे, जैसे 2 - 10 कितना हो जाएगा, -8 एंड मॉड्यूलस 8 अब में से जब बाहर आएगा दैट वुड बी 8, तो वो एक मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ऐसे सिमिलरली आप पूरा लिस्ट तैयार कर सकते हैं एक सेट की जो आपको डिफाइन किया गया है रिलेशन आपके क्वेश्चन के अंदर। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि अगर R A = B है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा लिख के भी बता सकती हूँ दैट R क्या डिफाइन किया गया है इन्होंने, A = B है, जहां मेरे A B कहां से कहां वेरी करेंगे, फ्रॉम 0 to 12। 0 भी प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, 12 भी प्रेजेंट होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, मतलब इक्वल्स टू B है। तो किस तरीके से ऑर्डर पे होंगे, 1 1 2 2, 0 0 भी अवेलेबल होगा, 0 0 ओके जो आपका सेट इन्होंने डिफाइन किया है, जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपका सेट क्या आएगा, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। इस तरीके से जब A = B है तो मीन्स पहला टर्म हमारा A होता है, दूसरा B, दोनों इक्वल हैं, इस तरीके से होगा। अब इसको अगर हमें इक्विवेलेंस चेक करना है तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। सो जस्ट लुकिंग एट इट आप बता सकते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, येस इट इज रिफ्लेक्सिव। देन मैं सेकंड चेक करूं, सिमेट्रिक है। सो यू कैन से कि 1 1 अवेलेबल है तो उसका इनवर्स 1 1 वो भी अवेलेबल है। सिमिलरली विद द ऑल 13 एलिमेंट्स आपके पास सबके ही इनवर्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर मैं थर्ड की बात करूं, ट्रांजिटिव, सो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, यस कैसे, 1 1 अवेलेबल है। अब 1 से स्टार्ट होने वाला ऐसा कोई दूसरा पेयर तो है ही नहीं जिससे हम चेक कर सके, तो वी कैन से दैट दिस इज ट्रांजिटिव। कोई कंडीशन नहीं है जो ट्रांजिटिव को मतलब फॉल्स कर रही है। सो यू कैन सी हमने सब पढ़े, सबके एग्जाम्पल पढ़े एंड आई होप कि आपको रिलेशंस समझ में आया होगा। थैंक यू।